अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3 इश्यूज़ बड़े सीरियस हुए हैं और उससे पता चलता है कि हमारा मुल्क जो है वो किस साइड पे जा रहा है। ये जो काम करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, ये किसके बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं। देखने में ऐसा नज़र आता है कि जिस तरह कुछ और हो रहा है। जिस तरह सबसे पहले किसानों वाला जो इशू है, देखने में पता चलता है कि हुकूमत जो भी पैकेज दे रही है, जो सामने लेके आ रहे हैं, वो जनाब काश्तकार को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और काश्तकार जो है वो पता नहीं लुड़ियाँ डालेगा, शादियाने बजाएगा खुशी के। देखने में ऐसे लगता है। हम आपको एक एक करके, उसके बाद नहरी निज़ाम है और फिर मादनियात वाला है, तीनों के ऊपर आपको बताते हैं। लेकिन किसान के ऊपर जो पैकेज दिया गया है वो जनाब पहले एक 100 अरब रुपया वो जनाब बैंकों से लेके दिया जाए, बैंकों को सूद के मद में दिया जाएगा कि सबसे पहले वो बैंकों की जेब में जाएगा। यानी कि उसमें मियां मंशा या बड़े बड़े जो सनतकार हैं वो, जो उसमें बड़े बड़े ग्रुप हैं वो, और ये गंदम के हवाले से सारे बीच में आने के लिए तैयार हैं ताकि हमारी दिहाड़ियाँ लग जाएं। एंड ऑफ द डे जो नुकसान है वो काश्तकार का है। जो कल आपने खालिद खोखर साहब की मीडिया टॉक सुनी, जो उन्होंने लताड़ा है, फिर खालिद हुसैन बाढ़ साहब जो हैं किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, जो एक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो उससे साफ पता चलता है कि फ़ायदा किसी और को देने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे मुल्क में होता है। अब जो खालिद खोखर साहब ने बातें की, सबसे पहले तो उन्होंने सलमा भट्ट साहिबा को लताड़ा। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे वालिद साहब ने कभी काश्तकारी की? तुम्हें पता है कि काश्तकार होता क्या है? काश्तकारी की कैसे जाती है, क्या तुम्हें पता है? और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उनके जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों के, उनको अगर एड्रेस ना किया गया तो अगली दफ़ा हम गंदम नहीं उगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, फ़ी मन के पीछे हमें टैक्स देना पड़ता है 1850 रुपया, जबकि बाहर के जो अमेरिका और ब्राज़ील के काश्तकार हैं या किसान हैं उन वो ड्यूटी फ्री है। यानी उनसे जब गंदम ली जाती है उनसे इसी तरह ली जाती है, हमारा जो है वो दिया जाता है। रेट जो है उस हवाले से बड़ी बात हो रही है कि उन्हें 4200 रुपये की जो एक ख़र्चा है फ़ी मन का, उसके अगेंस्ट 2200 रुपया या 1900 रुपया दिया जा रहा है, जिसमें आड़ती भी है। आड़ती के हवाले से अलग उनके इश्यूज़ हैं। काश्तकारों के आड़ती उनसे कितना लेके जाता है सारा कुछ। आड़ती के खौफ से वो कहते हैं कि काश्तकार जो है वो देख रहा होता है कि कहीं आड़ती ना आ जाए, अभी आके हाजिर ना हो जाए यहाँ पे। इतने ज़्यादा उनके मसाइल हैं और जो उनकी टोटल अखराजात हैं 42 रुपये फ़ी मन के अगेंस्ट उन्हें 1900 रुपया दिया जा रहा है। और उसके ऊपर किया क्या जा रहा है कि जनाब हम आपको सब्सिडी दे देंगे। अब सब्सिडी का जो इशू है वो अभी आपके सामने है। पंजाब हुकूमत तो हमेशा से मशहूर रही है, कभी वो रोटी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, कभी किस चीज़ के ऊपर, कभी पता नहीं। फिर बाद में कहा जाता है कि जी इतनी सब्सिडी चली जाती है उस मद में और इस मद में। वो कहते हैं कि किसान कहते हैं हमें सब्सिडी ना दें, हमें हमारी उजरत दें, हमें खैरात ना दें, हमें हमारी उजरत दें। तो ये दो इश्यूज़ जो हैं कि एक तरफ बैंकों के से लेके उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, उनकी दिहाड़ियाँ लगाई जाएंगी बड़े बंदों की। और फिर खालिद खोखर साहब ने ये भी कहा कि जनाब आप रेट तय कर रहे हैं आटे का रेट इसलिए तय कर रहे हैं कि गरीब किसान है, 4-5 एकड़ के ऊपर गंदम उगाता है और वो सारा कुछ सामने आता है, तो चीनी का रेट क्यों पहले से तय नहीं किया जाता? क्योंकि चीनी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो आते हैं, जिनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है, जिनको कभी बाहर की एक्सपोर्ट की मद में फ़ायदा दिया जा रहा है, कभी सब्सिडी की मद में फ़ायदा दिया जा रहा है। चीनी का रेट कंट्रोल में नहीं है, चीनी के ऊपर कोई इस तरह का मतलब है, उसमें आम के आम और गुठलियों के दाम दिए जाते हैं, डबल फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं, डबल फ़ायदे उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हवाले से दिया जाए। तो यहाँ पे चीनी के रेट फिक्स नहीं होते हैं। जो चीनी के इशू है, शुगर माफिया जिसको कहा जाता है, वो आपके सामने है। लेकिन ये जो उन्होंने जेन्युइन जो अपने कंसर्न रखे हैं, इसमें बिल्कुल ये तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत का जो एक बड़ा उन्होंने पैकेज अनाउंस किया, वो उन्होंने कहते हैं इतना तो आबियाना और वो जो क्या बारदाना के अंदर चला जाएगा, जो ये हमें भी बिल्कुल एक छोटा सा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो काश्तकारों के गंदम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगरचे ये सिंध के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे एहतजाज हो रहे हैं। दूसरा जो इशू है वो नहरी पानी का है, कैनाल्स के ऊपर। कैनाल का इशू चोलिस्तान को सराब करने के लिए, बंजर ज़मीन जो थी उसको सराब करने के लिए 6 जो नहरें दरियाए सिंध के ऊपर बनाई जाने की अनाउंसमेंट की गई। सबसे पहले सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज़ ने इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हम ये नहरें नहीं बनने देंगे। वो इस चीज़ को उन्होंने उभारा और इस इशू को सामने लेके आए कि सिंध के साथ क्या होने जा रहा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी को होश आई, बल्कि होश नहीं आई,
वो पहले से इनके साथ तय करके बैठे हुए थे। जो कहा जा रहा है ना कि सदर ज़रदारी का तो इतना इख्तियार नहीं है, सदर ज़रदारी तो कुछ नहीं कर सकते। जो मिनट्स देखे हैं मैंने, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देखी हैं, उसमें साफ आसिफ ज़रदारी साहब, सदर साहब, प्रेसिडेंट साहब जोर दे रहे हैं कि ये नहरी कैनाल्स के इशू जो हैं और जो पानी के इशू हैं, इरिगेशन के जो इशू हैं, इसको तय किया जाए, इसको मामले को निपटाया जाए। यानी उसमें ये नहीं कह रहे कि नहरें ना बनाई जाए, उसमें वो कह रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं कि इसको मसले को तय किया जाए। तो मसले को जब तय किया जाए, आपने उसके ऊपर रुकावट नहीं खड़ी की, आपने पुल नहीं बांधा, आपने उसको जोर दिया कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो इसके ऊपर साफ नजर आता है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि पहले उन्होंने हमेशा तो वो सिंध के हुकूक की बात करती है, इस दफ़ा उन्होंने क्यों नहीं की, वजह आपको समझ आती है? वजह सिर्फ साफ है कि फॉर्म 47 के ज़रिए जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीत के ये सारी ओहदे हासिल किए हैं, वो आइनी गैर आइनी, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, और जिस तरीके से इस हुकूमत को सपोर्ट किया है, कंधा दिया है जिस तरीके से, उसके ऊपर वो अपने असल इशू के ऊपर भी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो गलत तरीके से आए हैं। वो अगर वो इस इशू पे बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हुकूमत से पीछे हटना पड़ता है, जो कि वो हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका तो वोट बैंक इतना नहीं था जितना उनको मिल गया है। उन्हें तो वोट उतने नहीं पड़े जितना वो उसके अगेंस्ट खटियाँ खा रहे हैं, उसका फ़ायदा जितना उठा रहे हैं, जितने उनको ओहदे मिले हैं उतने तो उनको वोट नहीं पड़े थे। तो इस लिहाज से वो बिल्कुल ऐसे काम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस टाइम नेशनलिस्ट पार्टी उठी, अब बिलावल भुट्टो जो है गला फाड़ फाड़ के खुशक करके अपना बता रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे, हम साथ नहीं देंगे, तो कर लें फिर। अब वो तो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है पंजाब हुकूमत। अब वो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मसले तय हल किए जाएँ, इनके सामने वो किया जाए, कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो भी मीटिंग बुलाई थी। तो अब तो वो फ़ायदा नहीं है। अब अगर फिर इनको कन्विंस न किया तो फिर इस तरह गले फाड़ फाड़ के लोगों को आप, खासतौर पे सिंध के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि एक तरफ आप कुछ कर भी नहीं रहे, एक तरफ आप हुकूमत में तो आप उस तरह से नहीं है, लेकिन इस इत्तेहाद से पीछे नहीं हट रहे ताकि इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो। कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ, कोई सामने प्रैक्टिकली करके दिखाएं, वो भी एक तरफ नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ आप तकरीरें जलसे करेंगे जी फलानी जगह पे सिंध के इंटीरियर उसमें बिलावल साहब, तो जलसे करने के साथ साथ अगर ये नहरें बनना शुरू हो जाती हैं और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत पीछे नहीं हटती है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। वो सिर्फ उत्तर वाला पाई जो क्या बीच में से साथ मिले हुए हैं। तो ये दूसरा इशू है जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है और जिसका आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की जो इंटीरियर सिंध की जो सियासत है वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये इशू जो है वो अपनी जगह है। तीसरा इशू है मादनियात वाला। वो केपी में अली मीर गंडापुर साहब अगरचे पूरे तरीके से हामी भरी हुई है उन्होंने उसको बिल को लाने के लिए। जिसने बलूचिस्तान में सुना है कि बिल किसी और मद में ले गए, बीच में से पास जो है मिनरल और माइंस और मिनरल वाला करवा लिया है। इसी किस्म की वारदात जो है वो यहाँ पे भी डालने की कोशिश की जा रही है। माइंस मिनरल के नाम पे अली मीर गंडापुर साहब तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम लोगों को, ज़ाहिर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट पड़े हुए, उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करके फिर इस चीज़ के ऊपर फैसला होगा कि ये होना चाहिए बिल या नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे बाबर सलीम स्वाति साहब हैं। अगरचे मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि बाबर सलीम स्वाति साहब के आज़म स्वाति साहब इस वजह से मुखालिफ हैं कि बुशरा बीबी साहबा जिस वक्त यहाँ से धरने से गई थी जो अली मीर गंडापुर के साथ, वो आज़म स्वाति के घर पे नहीं ठहरी थी बल्कि बाबर सलीम स्वाति साहब के घर पे ठहरी थी। बाबर सलीम स्वाति साहब के स्पीकर बनने के ऊपर, उनकी लोकल सियासत के ऊपर तो पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे आज़म स्वाति साहब को, लेकिन ये वाला काम जब हुआ तो वो मज़ीद उन्होंने देखा कि अब हमारी सियासत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने पहले किसी और किस्म की टॉक की, अपनी प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनका जो भी स्टांस था उसको लेके उसके ख़िलाफ़ उन्होंने की, और फिर इस दफ़ा उन्होंने, खैर वो हम दूसरी वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये वाला माइंस एंड मिनरल वाला और ये जो बिल है ये जो कुछ लाना चाह रहे हैं इसके ऊपर भी काफ़ी सारी पसूड़ी बनी हुई है। और जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बातें मानते जा रहे हैं। इनको सूबाई जो इख्तियारात हैं या उनके जो हुकूक हैं उनसे क्या लेना देना ये साफ नज़र आ रहा है इस वक्त। ख़ासतौर पर नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है ऊपर से बड़े जनाब एक दूसरे के हामी बनते हैं, लेकिन इस टाइम वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए। ये कुछ इश्यूज़ थे जो डिस्कस करने थे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।